सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मौर्य साम्राज्य। इससे पहले हमने मगध के उत्कर्ष को देखा था और किस तरह से जो मगध की वर्चस्व को बढ़ाने के अंदर विभिन्न जो कुल थे, यानी कि हर्यंक वंश है, शिशुनाग वंश है और नंद वंश है, उसने अपना योगदान दिया था। और उन्हीं के जो आगे चलकर मौर्य वंश के जो शासक थे, उन्होंने इस प्रतिष्ठा को, यानी कि मगध के जो साम्राज्य को और भी जो नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। तो मौर्य काल है वो अपने आप के अंदर एक बहुत ही जो भारत के इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर जो मौर्य शासन व्यवस्था है, जो कि स्टेट इन इंडिया के अंदर हम, जैसा कि आपको विदित है कि भारत के अंदर जो विभिन्न कालखंड के अंदर राजनीति की जो राज्यों की जो किस किस प्रकार के राज्य हैं, या किस तरह की जो राजनीति की जो दशा थी, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और जब जो राजनीति और इतिहास का जब मेल होता है तो विषय है वो और भी रोचक हो जाता है। तो यहाँ पर मौर्य काल है, उससे जो कई जो भारत की जो भारत के इतिहास की जो धारा है, उसको एक जो महत्वपूर्ण गति है वो मौर्य काल से जो प्राप्त हुई थी। तो मौर्य काल की जो क्या क्या जो विशेषताएं हैं, नवीन कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो मौर्य काल से प्रारंभ हुई थी इतिहास के अंदर, उसका अध्ययन है वो आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मौर्य काल की विशिष्टता के आधार क्या हैं, यानी कि इस समय के अंदर इस समय की क्या है जो विशेषता है, क्या खासियत है। तो पहला जो विशिष्टता लेते हैं हम, वो है राजनीतिक एकता। यानी कि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला महान और भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली बार भारत में सही अर्थों के अंदर राजनीतिक एकता की स्थापना है वो हुई थी। राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य था हर्यंक वंश के नरेशों, जैसे कि जो बिंबिसार था और जो अजातशत्रु था, और उसके बाद में शिशुनाग वंश है, उसके शासक थे शिशुनाग। और इसी तरह से जो नंद वंश के जो शासक थे, जिन्होंने साम्राज्यवाद की शुरुआत की थी, उस जो मतलब जो राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य है उसको मौर्यों ने जो पूर्ण किया था। यानी कि भारत के अंदर एक राजनीतिक एकता की स्थापना है वो जो मौर्य काल से होती है। ये मौर्य काल की एक विशेषता है। दूसरी जो विशिष्टता है वो है निश्चित कालक्रम का निर्धारण। यानी कि हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास के क्रमबद्ध ज्ञान का जो श्री गणेश है वो मौर्य युग से प्रारंभ होता है। मौर्य युग से पहले हम देखते हैं कि किसी भी निश्चित तिथि के अभाव में भारतीय इतिहास का जो ज्ञान है वो अस्पष्ट सा रहा है, और जो तिथियां हैं वो भी विवादग्रस्त रही हैं। यानी कि भारतीय इतिहास के अंदर जो तिथियां हैं वो कभी भी जो प्रमाणिक नहीं रही हैं। तो मौर्य युग का प्रारंभ और उसकी तिथियां हैं वो भारतीय इतिहास के कालक्रम में एक जो ज्योतिर्मय स्तंभ की तरह से हैं, जिनसे हम अंधकार से प्रकाश के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से हमें अपेक्षाकृत एक निश्चित तिथिक्रम है, उसका जो ज्ञान होता है और निश्चित कालक्रम का निर्धारण है इस समय से होने लग जाता है। तीसरी जो विशेषता हम देखते हैं यहाँ पर वो है स्रोतों की बहुलता और उसकी सटीकता। यानी कि ये भी जो मौर्य काल की एक जो खास विशेषता है कि इस समय के इतिहास के जो स्रोत हैं उससे संबंधित जो विपुल और विविध प्रकार की जो जो सामग्री है हमको विपुल मात्रा के अंदर प्राप्त होती है। यानी कि इस समय के अंदर हमको साहित्यिक जो दो तरह की जो मतलब एक तरह से जो इस जानकारी को जो बांट सकते हैं हम, साहित्यिक और जो पुरातात्विक। साहित्यिक के अंदर हमको जो ब्राह्मण साहित्य भी जो इस समय जो ब्राह्मण साहित्य से भी हमको जानकारी मिलती है। तो बौद्धकालीन जो मतलब ग्रंथ हैं वो भी जो काफ़ी सारी जो संख्या के अंदर मिलते हैं, और साथ साथ में जो कई सारे जो यूनानी जो लेखक हैं, विदेशी लेखक हैं, उनसे भी जो हमें इस समय की जो जानकारी है वो मिलती है। इसी तरह से जो पुरातात्विक उत्खनन हैं, मुद्राएं हैं, अभिलेखीय प्रमाण हैं,
और कलात्मक जो अवशेष हैं उनसे भी है जो इस समय के जो इतिहास की जो जानकारी है हमको मिलती है। और जब इतिहास की जब इतना विपुल है ना जो सोर्सेस हमको मिलते हैं, तो उससे ना जो ज्ञान है या इतिहास की जो जानकारी है और भी प्रमाणिक हो जाती है। अगला जो विशेषता हम इस समय के अंदर देखते हैं वो है कला में पाषाण का बहुलता से प्रयोग। यहाँ हम देखते हैं कि इससे पहले भारत के अंदर पाषाण का प्रयोग है वो चाहे वो वास्तुकला हो चाहे ना जो मूर्तिकला वगैरह हो, उसके अंदर पाषाण का ना जो अत्यल्प है जो प्रयोग होता था या नहीं के बराबर प्रयोग होता था। लेकिन मौर्य काल है उसके अंदर न जो पाषाण है जो का प्रयोग है वो स्तंभ बनाने के अंदर, इसी तरह से न जो गुहाएं मिली हैं, गुहाओं के निर्माण का न जो कि पत्थर को काट के बनाई गई हैं, उनका न जो प्रयोग है वो बहुलता से है जो हमको प्राप्त होता है। इसी तरह से पाषाण को चिकना करके उसको चमकाने की जो कला मौर्य युग के अंदर प्रस्फुटित हुई थी, वो फिर अन्य युगों के अंदर आगे वाले हैं जो कई युगों के अंदर भी हमको नहीं दिखाई दी थी। अगला जो है ना जो हम जो विशेषता जो देखते हैं वो है भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का मेलजोल। तो हम ये देखते हैं कि मौर्य काल के अंदर है जो विदेशों में भारतीय धर्म और संस्कृति है उसका है ना जो प्रभाव है ना जो विदेशों में और विदेशी जो है ना जो कला और संस्कृति थी उसका प्रभाव है जो भारत के अंदर किस प्रकार से हुआ था। वो ये है कि भारत के जो सम्राट थे यानी कि मौर्य सम्राट थे, उसने विश्व के विभिन्न शासकों जैसे कि जो सीरिया का जो था शासक सेल्यूकस था, मिस्र के टॉलमी, मैसेडोनिया के एगस्टिगोनस और लंका और नेपाल के राजाओं से अपने राजनीतिक और कूटनैतिक जो सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए थे। इसी तरह से जो मैगस्थनीज और जो डायमेकस जैसे विदेशी राजदूत थे वो जो मौर्यों की राजधानी में रहे थे, मौर्य शासक थे, उनके दरबारों के अंदर लंबे समय तक रहे थे। और इसी तरह से जो मौर्यों के दूत थे वो भी पश्चिम में सीरिया और यूनान तक पहुँचे थे। तो इस संपर्क से भारतीय और जो पाश्चात्य संस्कृति के अंदर के बीच के अंदर जो काफ़ी जो हेलमेल है वो बड़ा था। अगला जो देखते हैं हम वो है कि विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार। हम देखते हैं कि इस समय के अंदर विदेशों में भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार है वो भी जो व्यापक रूप से हुआ था। भारत के अंदर जो विदेशों के जो भारत और विदेशों में जो सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं वो इसके परिणाम स्वरूप जो बड़े थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो अशोक था उसने जो उसके जो विविध प्रयासों से जो भारत में जो प्रचलित बौद्ध धर्म था वो विश्व धर्म हो गया था। यानी कि जो भारत ने जो दूर दूर के प्रदेशों के अंदर अपनी सभ्यता और संस्कृति और धर्म के प्रचार के लिए जो प्रचारक भेजकर विश्व के अंदर अपने आप को जो एक तरह से कह सकते हैं कि अग्रगामी सांस्कृतिक दूत बना दिया था। तो इस तरह से जो मतलब जो भारत है वो अपनी जो सीमाओं को पार करके दूर दूर तक जो मतलब जो पहुंच गए थे। और उन्होंने जो अशोक की जो नीति है उसने सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व की जो के ऊपर जो आधारित थी, उसने जो पूरी तरह से जो एक तरह से जो कह सकते हैं कि जो भारत की जो नीति थी शांति, बंधुत्व और सांस्कृतिक एकता के आधार पर एक नवीन विश्व के निर्माण करने का जो प्रयास है वो किया गया था। अगला जो हम देखते हैं विशेषता इस समय की कि जो कला और साहित्य का विकास। हम देखते हैं कि मौर्यों के जो सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था के अंदर देश के अंदर कला और साहित्य को भी जो खूब जो प्रोत्साहन मिला था। और यहाँ पर देखते हैं कि अशोक के शासनकाल के अंदर जो स्थापत्य कला है वो खूब विकसित हुई थी। उस समय के अंदर जो काफ़ी जो मतलब जो कलात्मक जो स्तंभ बने थे। इसी तरह से जो इस समय के अंदर जो गुहा निर्माण कला है वो उसका भी सूत्रपात हुआ था। और ये वो जो गुहा निर्माण कला है वो गुप्त काल के अंदर अपने जो चरम उत्कर्ष के ऊपर पहुंच गई थी। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं कि इस समय के अंदर कला और साहित्य के क्षेत्र के अंदर भी भारत के अंदर जो बहुत ही जो मतलब जो विकास होना शुरू हो गया था।
अगला जो कारण था वो है सुव्यवस्थित और शांतिकालीन शासन। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिकंदर के समय के अंदर जो यूनानी सत्ता थी वो देश में स्थापित हो गई थी, और जिन विदेशी नरेशों ने अपने राज्य है वो सीमांत के क्षेत्रों में स्थापित कर लिए थे, यानी कि भारत की जो सीमाएं थी उसके ऊपर है जो विदेशी राज्य स्थापित हो गए थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनका है जो अंत कर दिया था और है जो विदेशियों को यहाँ से निष्कासित कर दिया था। और इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य है उसने उत्तर भारत के अंदर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसे उसने और उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने जो एक शताब्दी से भी अधिक वर्ष तक है ना जो सफलतापूर्वक बनाए रखा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दीर्घ काल तक है ना जो भारत के अंदर है जो सुव्यवस्थित और शांतिकालीन शासन स्थापित हुआ था, जिससे कि है ना जो एक तरह से कह सकते हैं कि है ना जो भारत के अंदर है ना जो भारत का सभी क्षेत्रों के अंदर बहुत ही है ना जो विकास हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मगध के जिस साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार और अजातशत्रु ने की थी, और जिस मगध साम्राज्य पर नंद वंश के जो सम्राट है वो शासन करते थे, उसी मगध साम्राज्य को मौर्य वंश के सम्राटों ने उन्नति की चरम पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया था। और मौर्यों के शासनकाल में मगध का चरम उत्कर्ष हुआ था। मौर्यों के जो सम्राट जो चंद्रगुप्त का विशाल जो साम्राज्य था वो सम्राट अशोक के समय में भारत और पश्चिमोत्तर प्रदेश, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान तक है ना जो पहुंच गया था। तो इस तरह से ना जो एक दीर्घ काल तक भारत के अंदर शांति और जो सुव्यवस्था की स्थापना हुई थी। तो आगे हम जो आगे की जो वीडियोस हैं, आगे हम जो मौर्यकाल के विषय के अंदर और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप हैं जो लगातार हैं जो हमारे जो वीडियो हैं और जो भी हैं जो ई कंटेंट हैं वो देखते रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।